कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, जनरल साइंस के इस दूसरे अभ्यास प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित कुल 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। प्रश्नों का व्याख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने के साथ सभी प्रश्नों के करेक्ट आंसर आपको बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सर्जन और विनाश होता है। ऊर्जा का सर्जन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सर्जन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सर्जन हो सकता है और न ही विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है या जो सिद्धांत है, ये नियम ये कहता है कि ऊर्जा का न तो सर्जन किया जा सकता है, न तो ऊर्जा है वो उत्पादित की जा सकती और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। दूसरे नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है, तन्यता उस चीज को कहते हैं कि धातुओं के पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, कि धातुओं को एक पतले तार के रूप में खींचा जा सकता हो, उस क्षमता को तन्यता कहा जाता है। और आपको ये बताना है कि इन धातुओं में से किसकी तन्यता है वो सबसे ज्यादा है। तो इसमें है गोल्ड की, यानी कि सोना है, उसकी तन्यता सबसे ज्यादा है। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। तीसरे नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल उबालना, केला छीलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमाना। तो रासायनिक परिवर्तन है वो इनमें से है दूध से दही जमाना। लैक्टिक एसिड के कारण दूध है वो दही के रूप में जम जाता है और इसमें जो दूध है उसको जब दही बनाते हैं उससे पहले जो इसमें क्रिया होती है वो किण्वन प्रक्रिया होती है, जिसको फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं। उसके के कारण ये दूध से दही है वो जम जाता है। 4 नंबर विकल्प राइट आंसर। चौथे नंबर के सवाल में मधुमक्खी पालन कहलाता है? एपीकल्चर, सीरीकल्चर, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर। तो मधुमक्खी का जो पालन है, जो भी लोग करते हैं वो पालन है वो एपीकल्चर कहलाता है। और जो सीरीकल्चर है 2 नंबर विकल्प में, सीरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित रेशम के कीटों को पालना सीरीकल्चर कहलाता है। एग्रोनॉमी है वो बागवानी वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन है, उसको एग्रोनॉमी कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर है वो है बागवानी की जो प्रक्रिया होती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर विकल्प। फिर न्यूमोनिया रोग का रोगजनक है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो न्यूमोनिया रोग है वो मुख्यतः ये बच्चों में होने वाला रोग है और ये रोग होता है जीवाणु के कारण। और इस न्यूमोनिया रोग जब ये जीवाणु के माध्यम से इसका संक्रमण अपने बॉडी में फैलता है तो ये सबसे अधिक है वो प्रभावित करता है फेफड़ों को। फेफड़े हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और सांस लेने में बच्चे को दिक्कत होती है, या जो भी जिस व्यक्ति को अमुक को हुआ है ये रोग तो उसके फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जीवाणु जनित ये रोग है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 6 नंबर के सवाल में किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि गिरता हुआ पानी सूर्य की गर्मी को सोख लेता है, तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है और नदी तल के सेलों में से उष्मा निकलती है। तो किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण ये है कि जब वो झरना ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो जैसे ही जमीन पर पानी है वो उसकी सतह से, जमीन की सतह से पानी टकराएगा तो गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा है वो उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही वो जमीन के धरातल से टकराया पानी तो वो जो गतिज ऊर्जा थी वो उष्मा में परिवर्तित हो जाती है और फलस्वरूप पानी का जो तापक्रम है वो अधिक हो जाता है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 7 में है विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहा जाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन और भंजन। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया है वो कहलाती है अपचयन। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। कि इस अभिक्रिया में कोई भी परमाणु आयन या अणु है वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करता है, तब वो अपचयन की प्रक्रिया है वो उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। फिर 8 नंबर के सवाल में अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है?
जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। यदि कोई घोड़ा है और वो अचानक अगर चलना आरंभ कर देता है तो उस पर बैठा हुआ जो अश्वारोही है, जो अमुक व्यक्ति है, उसके गिरने की आशंका का कारण ये है कि जो घोड़ा है वो पहले विश्राम अवस्था में है। जड़त्व का नियम है वो इस पर सटीक बैठता है। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में है तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। तो ये जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है कि अचानक जैसे ही उस पर बैठा हुआ अश्वारोही है, अश्व जैसे ही आगे बढ़ता है तो अश्वारोही है वो पीछे की तरफ झुक जाता है। या जैसे बस में अगर जो यात्री हैं वो यात्रा कर रहे हैं, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए हैं तो जैसे ही वो ब्रेक लगाएंगे तुरंत यात्री हैं वो आगे की तरफ झुकेंगे। तो इसमें जड़त्व का नियम है वो लागू होता है। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा और ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी इसको कहते हैं। 9 नंबर के सवाल में भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, भोजन सही तरीके से नहीं पका है और ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। भोजन बनाते समय अगर बर्तन की तली बाहर से अगर काली हो रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में तो इसका कारण ये है कि ईंधन है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जलने के कारण कार्बन है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रहा है और उसके फलस्वरूप जो बर्तन है उस पर की तली है उसमें कालिमा है वो आ जाती है। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। फिर 10 नंबर के सवाल में लघुपंथन के समय परिपथ में धारा में पर्याप्त कमी होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है और निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो शॉर्ट सर्किट के समय जब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वायर होते हैं और उनमें विद्युत धारा है वो बह रही है और अचानक बहते बहते ही उनमें लघुपंथन हुआ है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हुआ है, तो इसका कारण है कि परिपथ में धारा है वो बहुत अधिक बढ़ गई है जिसके कारण ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 11 नंबर के सवाल में है कि एक मायोपिक निकट दृष्टि वाली आंख के लिए क्या सही नहीं है। यह पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है, यह दूर की वस्तुओं को स्पष्टता देख नहीं सकती, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपल के सामने बनता है परंतु रेटिना पर नहीं। इस प्रकार की आंख का दोष उत्तल लेंस की सहायता से सही किया जा सकता है। एक मायोपिक एक रोग होता है जिसमें निकट की वस्तुएं हैं वो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु है वो उनको साफ नहीं दिखाई देती है। इस आंख के उपचार के लिए क्या सही नहीं है ये हमारे को बताना है। तो ये जो आंख है ये पास की वस्तुओं को साफ देख सकती है लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकती। दूसरे विकल्प में जैसे दिया है कि ये दूर की वस्तुओं को स्पष्टतया नहीं देख सकती। फिर तीसरे विकल्प में है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपल के सामने बनता है। रेटिना जो आंख में होता है उसके ठीक सामने है जो अमुक वस्तु होती है उसकी का जो रिफ्लेक्ट है वो रेटिना के सामने बन जाता है परंतु रेटिना पर नहीं बनता। अगर रेटिना पर बन जाता तो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई देने लग जाती। तो ये बात भी सही है। इस प्रकार की आंख का दोष है वो उत्तल लेंस की सहायता से सही किया जा सकता है। यहाँ पर ये उत्तल लेंस नहीं होगा, अवतल लेंस का प्रयोग है वो इस प्रकार की आंख का दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त लेते हैं। तो इसमें जो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद में 12 नंबर के सवाल में विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर है वो है विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील कर देती है, जबकि डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसमें 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर। फिर 13 नंबर के सवाल में संघनित प्राकृतिक गैस सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं का मुख्य घटक क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एथेन। तो सीएनजी एक वाहनों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है और ये जो ईंधन है इसका जो मुख्य घटक है वो मीथेन है जिसको रासायनिक दृष्टि से CH4 के रूप में भी दर्शाते हैं। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 14 नंबर के सवाल में परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर और इन सभी दर्पणों पर। तो परावर्तन के नियम कि कोई भी प्रकाश की किरण है वो एक किसी सतह से टकराकर अगर उसी दिशा में अगर वापस लौटती है या कहीं पर तब्दील होती है तो ये अलग अलग प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं।
तो ये नियम कहाँ पर लागू होते हैं? समतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर और सभी दर्पणों पर। तो ये नियम है, ये सब इन सभी दर्पणों पर लागू होते हैं। 4 नंबर विकल्प है वो उत्तर होगा। 15 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग पूछा है इसमें। सामान्य जुकाम, निमोनिया, उच्च रक्तचाप और एड्स। तो संक्रामक रोग नहीं, यहाँ पर असंक्रामक रोग पूछा है कि जो संक्रमण से नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है। तो इसमें जो सामान्य जुकाम है, निमोनिया है और एड्स है, ये तो संक्रामक रोग हैं, लेकिन जो उच्च रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, ये असंक्रामक रोग है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। 16 नंबर के सवाल में जब पानी को मोटे कांच के गिलास के जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, जल वाष्पित हो जाता है और गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। तो गर्म पानी को अगर मोटे कांच के गिलास के ऊपर अगर हम छिड़केंगे तो वह टूट जाता है। इसका कारण यह है कि जो गिलास है उसकी जो बाहरी परत है वो विस्तारित होने लगती है, और जैसे जैसे यानी कि उसके अंदर के जो गिलास के जो छोटे छोटे परमाणु से बने हुए अणु हैं उनमें जैसे ही प्रसार होगा, और प्रसार होते ही क्या होगा कि गिलास है वो अचानक टूट जाएगा। तो अचानक ही गिलास है वो विस्तारित होने लगता है, फैलने लगता है उसके अणु, तो इस वजह से यानी कि ऐसी घटना है वो हो जाती है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 17 नंबर के सवाल में पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और शर्करा। तो पाचन प्रक्रिया में जो ये प्रोटीन है ये बदल जाता है एमिनो अम्ल में। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 18 में एक तरफ कुछ मापन की इकाइयां दे रखी हैं, दूसरी तरफ जो मापने के यंत्र हैं वो हैं, जैसे फेदोमीटर है, एमीटर है, बेरोमीटर और टेकोमीटर है। और दूसरी तरफ जैसे समुद्र की गहराई है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है, वायु दाब मापी यंत्र है, भूकंप मापना है। ये यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी चीज़ किस से मापन होती है, ये हमारे को बताना है। तो इसमें समुद्र की गहराई है वो फेदोमीटर से मापी जाती है, राइट है बात है ये। और विद्युत धारा मापने का यंत्र है ये एमीटर है, ये भी सही है। और वायु दाब मापी यंत्र है ये बेरोमीटर है, ये भी सही है। लेकिन भूकंप नापना है ये टेकोमीटर से नहीं होता। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, जबकि ये जो टेकोमीटर है इससे वायुयानों की गति है उसका मापन किया जाता है। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 19 में HIV के लिए प्रयुक्त है। HIV इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि क्या है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वैल्यू और हाई इम्यून डेफिशिएंट वैल्यू और हाई इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो इसका जो HIV है ये एक रोग है जो जिसको एड्स कहते हैं, और ये जिस वायरस से फैलता है वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 20 नंबर के सवाल में प्रकृति की क्रियाशील इकाई है वायुमंडल, जैवमंडल, पारितंत्र और पर्यावरण। तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई है वो बताना है। तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई है उसको पारितंत्र कहते हैं। और पारितंत्र है वो एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव हैं वो शामिल होते हैं। तो ये सभी जो प्रकृति की एक तरह से एक क्रियाशील इकाई है कि जितने भी जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं, जानवर हैं, वो अपनी वृद्धि है वो लगातार इस पारितंत्र में रहते हुए करते हैं। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 21 में चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है टेस्ला, वेबर, गाउस, एम्पियर। चुंबकीय फ्लक्स है उसका एसआई मात्रक होगा, उसको कहते हैं वेबर। 2 नंबर विकल्प राइट आंसर। 22 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण फ्यूज वायर के लिए उपयुक्त नहीं है? अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध, निम्न गलनांक, पतला एवं छोटा, स्थूल एवं छोटा। तो फ्यूज तार है उसके लिए क्या चीज है वो उपयुक्त नहीं है, कि फ्यूज तार है वो कैसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमारे को ये बताना है। तो अन्य तारों से अधिक प्रतिरोध क्षमता है वो उसकी होनी चाहिए, ये सही बात है। निम्न गलनांक भी होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट के समय वो टूट सके, और पतला एवं छोटा भी होना जरूरी है। लेकिन ये जो 4 नंबर विकल्प में दी हुई बात है, ऑप्शन में बात है, ये ठीक नहीं है इसमें कि स्थूल वो
तार है वो मोटा एवं छोटा नहीं होना चाहिए। मोटा तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोटा होगा तो शॉर्ट सर्किट के समय वो लघुपन जो है वो नहीं हो पाएगी उसमें प्रक्रिया, और इसके कारण से जो तमाम युक्तियां हैं वो जल सकती हैं। तो ये स्थूल और छोटा है, ये इसके लिए सही नहीं बैठ रहा है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। 23 में अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था। रोहिणी, भास्कर फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट और आर्यभट्ट। तो अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला पहला जो भारतीय उपग्रह है वो आर्यभट्ट था, और 19 अप्रैल 1975 को मैसूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ जो आर्यभट्ट थे उन्हीं के नाम पर इस जो उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था, और 19 अप्रैल 1975 को इसको अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, और जबकि सोवियत संघ के इंटरकोस्मोस रॉकेट की सहायता से इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसीलिए 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अतः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में और कार्बनिक पदार्थों के रूप में। संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, कि जितनी भी जो सौर ऊर्जा है वो उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश कर जाती है, अंततः वह वायुमंडल में पुनः चली जाती है। तो ये वायुमंडल में जब वह पुनः जाती है तो वो किस रूप में जाती है, तो वो जाती है ऊष्मा के रूप में। तो ऊर्जा है उसका एक नियम है कि ऊर्जा को ना तो उत्पादित किया जा सकता और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा है उसका रूपांतरण होता रहता है, एक चीज से दूसरी चीज में उसका रूपांतरित होता रहता है। तो यहाँ पर यह बताया कि सौर ऊर्जा है वो पहले उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, और वही ऊर्जा है वो तुरंत फिर उसी रूप से वायुमंडल में पुनः ऊष्मा के रूप में चली जाती है। तो 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 25 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? कि कौन सा कथन है वो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? आनुवंशिक रूपांतरण फसलों को अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करते हैं, और आनुवंशिक रूपांतरण फसल कटने के बाद होने वाली हानियों को कम करते हैं। तो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलें हैं, जो जेनेटिकली रूप से जो ट्रांसफर क्रॉप्स हैं, उनके बारे में हमारे को ये बातें बतानी है कि वो क्या हैं। कि आनुवंशिक रूपांतरण फसलों को अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं, ये ठीक है। और आनुवंशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़ानाशियों पर निर्भरता को भी कम करते हैं, ताकि ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स हैं वो उनका उपयोग नहीं करने पड़े। और आनुवंशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करते हैं, ये कम नहीं करते हैं बल्कि अधिक करते हैं। यही विकल्प इसमें गलत है कि आनुवंशिक रूपांतरण खनिज उपभोग की क्षमता है उसको ज़्यादा कर देते हैं, ताकि जो भी फसल है वो ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो 3 नंबर विकल्प तो इसमें गलत हो गया। और चौथा जो विकल्प है उसमें आनुवंशिक रूपांतरण फसल काटने के बाद होने वाली हानियों को कम करते हैं। कि जो भी जो आनुवंशिक जेनेटिकली रूप से ट्रांसफर क्रॉप्स हैं वो क्या है कि जैसे ही फसल है वो कटेंगे, उसके बाद में जो होने वाली जितनी भी जो प्राकृतिक हानियां हैं या जो भी फसल से संबंधित परिस्थिति की तंत्र पर आधारित हानियां हैं, उन हानियों को कम कर देते हैं ये। तो 3 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26 में है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने में प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। कि विद्युत धारा है उसको उत्पन्न करने हेतु जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वो कौन सी है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, जनरेटर और मोटर। तो इसमें विद्युत धारा है वो उसको उत्पन्न करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं वो है जनरेटर। कि जनरेटर ऐसे है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करती है, जबकि गैल्वेनोमीटर और एमीटर है ये विद्युत धारा के मापन की युक्तियां हैं। और मोटर है वो जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील करने वाली एक डिवाइस है। तो 4 नंबर जो इसमें 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 27 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कहाँ इसरो का केंद्र है? शिलोंग, कोटा, कोहिमा और जैसलमेर। साथियों इसमें देखना जो इसरो है उसका मुख्यालय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है जो अंतरिक्ष गतिविधियों हैं उनको ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए रखता है, या जो अंतरिक्षीय गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करने हेतु जिससे संस्था का निर्माण किया गया है वो इसरो है। इसका मुख्यालय है वो तो बेंगलोर कर्नाटक में है, लेकिन यहाँ पर यह पूछा है कि इसरो का केंद्र कहाँ है, इन स्थानों में से बताना है। तो शिलोंग, कोटा, कोहिमा और जैसलमेर।
तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और वहां पर इसरो का केंद्र है वो स्थापित किया गया है। 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 28 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। तो एक ऐसी धातु बताना है जो सामान्य तापक्रम पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो द्रव अवस्था में ही, एकदम लिक्विड जो अवस्था है उसमें ही पाई जाए, ऐसी धातु कौन सी है? तो वो धातु है इनमें से मरकरी। पारा है वो सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। 29 में फ्रीऑन 12 का सूत्र है, एक फ्रीऑन 12 है उसका हमारे को सूत्र बताना है कि इनमें से क्या है? CF2Cl2, CFCl3, CF3Cl और C2Cl6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो CF2Cl2 है। 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 30 में किसी दिए गए धातु की तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है कि कोई भी जैसे धातु का तार है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है कि विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करने की जो क्षमता होती है वो प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ये किसी धातु के तार पर उसकी विद्युत प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करेगी, ये हमारे को बताना है। उसके लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, उसकी आकृति पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। तो विद्युत प्रतिरोधकता है अगर किसी वायर है उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 31 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद, हैदराबाद, देहरादून। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में है और ये इसकी स्थापना है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में 1 अक्टूबर 1971 को की गई थी और 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इस केंद्र का नाम है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो रख दिया था। तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित एक अंतरिक्ष केंद्र है। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 32 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है कि भौतिक परिवर्तन है वो किस भौतिक परिवर्तन में कौन सी घटना है वो इनमें से नहीं होती है, तो ये हमारे को बताना है। आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थों का बनना और घनत्व में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन है उसमें आकृति में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन हो जाता है और उसके घनत्व में भी परिवर्तन होता है। लेकिन नए पदार्थों का बनना है वो भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है, वो रासायनिक पदार्थों में होता है। रासायनिक पदार्थों के अंतर्गत कोई भी दो धातुएं आपस में अभिक्रिया करके किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर देती हैं, तो नए पदार्थों का बनना है वो रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें 3 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर होगा। 33 नंबर के सवाल में मानवों के एक युग्मनज जिसमें पिता से एक अक्ष गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित होगा। अगर पिता से अक्ष शुक्राणु और माता से अक्ष अंडाणु अगर आपस में युग्मनज करते हैं या संयोग करते हैं तो विकसित होगा लड़का लड़की। एक्स गुणसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं होता है, लड़का अथवा लड़की। तो एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु है उनका आपस में संयोजन होगा तो लड़की है उसका एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु ये आपस में मिलने के बाद में जो जिस लिंग का निर्धारण होगा वो लड़की का लिंग है वो निर्धारण हो जाएगा। 2 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर होगा। उसके बाद में 34 नंबर के सवाल में डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरणें एक्स रेज हैं विवर्तन के आंकड़े दिए गए। जेम्स वॉटसन द्वारा, फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, मॉरिस विल्किंसन व रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा। तो डीएनए की जो संरचना कुंडली है उसका द्विकुंडली मॉडल हेतु जो एक्स किरण के विवर्तन आंकड़े हैं वो दिए गए थे मॉरिस विल्किंसन और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा। और डीएनए संरचना के द्विकुंडली मॉडल है वो फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। ये आपको इसमें अलग अलग ध्यान देना है। यहां पर द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स रेज के विवर्तन आंकड़े हैं, ये इसका उत्तर पूछा है तो ये 4 नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा।
कि ये जो आंकड़े हैं ये मॉरिस विल्किंसन और रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा दिए गए थे। फिर 35 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? CO2 है, उसको मुक्त कौन नहीं करता है? उत्पादकों की श्वसन प्रक्रियाएं, उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रियाएं, कार्बनिक अपशिष्टों का जलना, प्रकाश संश्लेषण। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तो उसमें उत्पादकों की श्वसन प्रक्रियाएं हैं वो होती हैं, उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रियाएं हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जित होती है, और कार्बनिक अपशिष्ट जब जलते हैं तो उस टाइम पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती। 4 नंबर विकल्प राइट आंसर। 36 में RH कारक संबंधित है लार से, रक्त से, लसिका से और मूत्र से। तो RH जो फैक्टर हैं वो संबंधित है रक्त से। तो RH फैक्टर हैं वो रिसिस नामक बंदर के रक्त में एक विशेष प्रोटीन पाई गई थी जिसकी खोज ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कोललैंड स्टेनर ने उसकी खोज की थी। तो RH फैक्टर है वो मनुष्य के रक्त में भी RH जो पॉजिटिव और RH नेगेटिव हैं उस रूप में पाया जाता है। तो ये रक्त से संबंधित फैक्टर है। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 37 में है अपौपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन कहलाता है? विहाइड्रोजनीकरण, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन। अपौपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का निष्कासन है वो कहलाता है अपचयन। 4 नंबर जो विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। आगे के सवाल में न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग आने वाला बहुलक है टेपलॉन, ओरलॉन, डेक्रोन और रेयॉन। तो न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में उपयोग में आने वाला बहुलक है कि आपने साथियों कभी देखा होगा कि जो ये पिज्ज़ा और बर्गर बनाने वाले ये जो लोग होते हैं जिनके पास में एक स्पेशल तवा होता है और उसके अंदर उस तवे के अंदर एक काली परत है वो लगाई जाती है, और वो जो परत जो लगाई जाती है वो टेपलॉन की होती है। जो टेपलॉन है उसकी परत लगा देने के पीछे कारण ये होता है कि जैसे वो परत उस अमुक पदार्थ पर लगी, जो अमुक तवे पर लगी हुई होती है, तो उसके बाद में जितने भी जैसे कोई भी अगर उसमें जो प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो वो प्रोडक्ट है वो उसमें चिपकेगा नहीं। तो ये इसीलिए जो बर्तन हैं उनमें इस टेपलॉन बहुलक का प्रयोग किया जाता है ताकि कोई भी जो खाना है वो उसमें चिपके नहीं। इसीलिए 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 39 नंबर के सवाल में कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप है कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन। तो कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप है वो है इनमें से ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट है वो कायांतरित चट्टानों में मिलने वाली कार्बनिक संरचना है, और यह है ग्रेफाइट ही ऐसा है जिसको पेंसिल लेड, जो छोटे बच्चे होते हैं जो पेंसिल से लिखते हैं उस पेंसिल का जो लेड होता है आगे का वो ग्रेफाइट का बना होता है, और परमाणु शक्ति रिएक्टरों में मंदक के रूप में भी इस ग्रेफाइट का प्रयोग है वो किया जाता है। 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा, और ये ग्रेफाइट ही ऐसा है जो कार्बनिक की परत संरचना के रूप में प्राप्त होता है। 40 नंबर के सवाल में मेंडल का स्वतंत्र अप्यूहन का नियम, बीच में रिक्त स्थान दिया है, कि अवलोकनों पर आधारित है? एकल संकरण, द्विसंकरण और परीक्षण संकरण और ब्लैक संकरण। तो मेंडल है उसका स्वतंत्र अप्यूहन नियम ये कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप में होती है। तो ये नियम है ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है द्विसंकरण पद्धति पर। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 41 नंबर के सवाल में है कि लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, जिंक क्लोराइड और जिंक फास्फाइड। लकड़ी को कीड़ों से अगर बचाना हो तो उसके लिए लकड़ी पर जिस मेटल का लेप किया जाता है वो है जिंक क्लोराइड। इसका लेप है वो लकड़ी पर कर देने के बाद में लकड़ी है उसको कीड़े हैं वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 42 नंबर के सवाल में दूध में पीएच का मान क्या है? तो दूध में जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू जो होती है, और पीएच वैल्यू इसीलिए किसी पदार्थ की तय होती है कि उस पदार्थ में अमुक
जो भी पदार्थ है उसमें वो पदार्थ है वो अम्लीय रूप में है या क्षारीय रूप में है। तो ये पीएच स्केल है, इसके अंतर्गत 1 से लेकर 14 तक संख्याएं होती हैं और इसमें जो 7 नंबर की जो संख्या होती है वो इसमें न्यूट्रल को दर्शाती है कि कोई भी पदार्थ अगर 7 उसकी पीएच वैल्यू आती है तो वो पदार्थ न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। तो इसमें अम्लीय जो पदार्थ हैं वो अगर जैसे अम्लीय पदार्थ होंगे तो वो 7 से अधिक होंगे और 7 से कम होंगे सॉरी, और अम्ल जो क्षारीय पदार्थ होंगे वो 7 की संख्या से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर हमारे को ये बताया गया है कि जो पीएच वैल्यू है उसका मान कितना होगा। तो वो दूध का पीएच वैल्यू पूछा है तो वो है 6.6। तो 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 43 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा लोहा सबसे कम शुद्ध माना जाता है? ढलवां लोहा, पिटवां लोहा, बेसमेंट लोहा और कच्चा लोहा। तो सबसे कम शुद्ध लोहा है वो होता है कच्चा लोहा। कच्चे लोहे में धात्विक मात्रा है वो न्यूनतम होती है, जबकि पिटवां लोहा होता है वो सबसे शुद्धतम लोहा है वो माना जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर विकल्प होगा। 43 नंबर के सवाल में गामा किरणें क्या होती हैं? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आवेशित कण, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले अनावश्यक ऊर्जा युक्त किरणें, रेडियो सक्रिय पदार्थों का उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरण और रेडियो पदार्थों का उत्सर्जित अनावेशित कण। तो गामा किरणें होती हैं ये क्या है? तो गामा किरणें हैं वो रेडियो सक्रिय पदार्थों के द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें हैं। ये इनकी जो क्षमता है, वेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर 45 नंबर के सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है और शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इसमें जो सत्य कथन है, जो सही कथन है वो है कि शरीर में सारा रक्त है वो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी है वो ही तमाम जो शरीर का रक्त है उसका शुद्धिकरण का काम करता है। अगर किडनी सही ढंग से अगर काम नहीं करती है तो व्यक्ति है उसको डायलिसिस प्रक्रिया पर जाना पड़ता है और डायलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। और जो किडनी अगर सही ढंग से अगर काम नहीं कर रही तो इसके पीछे कारण ये हो जाता है कि अगर जैसे ही किडनी के अंदर रक्त जाएगा तो उसमें अवांछित तत्व है वो अधिक मात्रा में मिल जाएंगे और वो रक्त है वो पूरी तरह से शुद्ध, उसकी अशुद्धियां वो दूर नहीं हो पाएंगी क्योंकि किडनी है वो सही ढंग से काम ही नहीं कर रही है। तो किडनी का जो सही ढंग से काम अगर वो कर रही है तो उसका सबसे बड़ा फायदा इस शरीर को यह है कि सारा रक्त है वो उसी के माध्यम से शुद्ध हो जाता है। 3 नंबर विकल्प सही उत्तर। 46 नंबर के सवाल में एक द्रव्य की बूंद की प्रकृति का गोलाकार होना, श्यान बल, गुरुत्वीय बल, प्रत्यास्थ बल और पृष्ठ तनाव। तो एक द्रव्य की बूंद है वो उसकी आकृति है वो गोल हो जाती है, उसके पीछे का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई वस्तु है अपनी आकृति है उसको सीमित रूप में, ज्यादा से ज्यादा सीमित रूप में रखते हुए अपनी आकृति है उसका शेप ले लेती है। इसीलिए पृष्ठ तनाव के आधार पर ही जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। जैसे बरसते हुए पानी की बूंदें हैं वो एकदम से गोलाकार रूप में धरती के ऊपर बरसती हैं। 47 नंबर के सवाल में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टेनिन, टाइलिन और रेंजिन। तो लार है उसमें जो पाए जाने वाला एंजाइम है वो टाइलिन है। टाइलिन एंजाइम है वो अपने जो भी खाना हम खाते हैं तो खाने में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन का काम है वो टाइलिन एंजाइम के माध्यम से ही होता है। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 48 नंबर के सवाल में कैंसर उपचार में उपयोग होने वाले समस्थानिक यूरेनियम, कोबाल्ट, आयोडीन और नमक। तो कैंसर रोग है उसका उपचार करने हेतु जिस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है वो है कोबाल्ट 60, जिसको कोबाल्ट 60 कहते हैं। इस समस्थानिक का उपयोग है वो कैंसर है उसकी अनियंत्रित हुई कोशिकाओं को सीमित करने हेतु इस कोबाल्ट 60 है उसका प्रयोग हम करते हैं। 49 नंबर के सवाल में बर्फ के 2 टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है और दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बढ़ता है और दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। बर्फ के 2 टुकड़े हैं उनको आपस में जब दबाते हैं तो वो चिपक जाते हैं। चिपकने के पीछे कारण ये है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक है वो घटना कम हो जाता है, वो घट जाता है कि जैसे ही बर्फ के दोनों जो बर्फ के टुकड़े हैं वो आपस में चिपके तो चिपकते ही क्या होता है कि उनकी जो गलन प्रक्रिया है वो एकदम से कम हो जाती है और कम होने के कारण वो आपस में चिपके हुए रह जाते हैं। 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अंतिम 50 नंबर के सवाल में, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। यहाँ पर कंप्यूटर से मिस प्रिंट हुआ है, व्यक्त नहीं करती है। और बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा अगर बर्फ पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि जब हम अपने पैर से धक्का, इसमें यह हो गया है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 4 नंबर विकल्प इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, ये इसमें क्या है कि बर्फ है, अगर उस पर चलेंगे तो उसमें घर्षण की जो प्रक्रिया है, जैसे ही हम अपने पैरों से अगर स्पंज की प्रक्रिया अपनाएंगे तो घर्षण है वो बर्फ पर बहुत ही कम होता है सड़क के मुकाबले। इसीलिए 4 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से साथियों ये आपके 50% पूर्ण हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी जो स्तरीय प्रश्नों के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने इस चैनल पर अनेक प्रकार के विषयों के वीडियो हैं वो अपलोड किए गए हैं, आप उनका जरूर अवलोकन करें ताकि आपकी आने वाली जितनी भी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें आपकी सहायता हो सके। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।